हेलो व्यूअर। आज हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो लियोन फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया है को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का सूत्रपात लियोन फेस्टिंगर द्वारा 1957 में किया गया। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस में उनका ये सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ। ये सिद्धांत कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज की श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें प्रकट व्यवहार तथा मनोवृत्ति के बीच सार्थक संबंध दिखाने का प्रयास किया गया है। यह एक ऐसी समस्या रही है जिसे वस्तुतः मनोवृत्ति शोध के संपूर्ण इतिहास में व्याप्त देखा जा सकता है। आलोचकों के अनुसार मनोवृत्ति का विचार अनुपयोगी है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि व्यक्ति अपने अभिव्यक्त मनोवृत्ति के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। डिसोनेंस थ्योरी इस कमी पर ध्यान देता है तथा इसके निदान के लिए वैसी दिशाओं का उल्लेख करता है जिसके सहारे मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बीच संबंधों को स्पष्टतः समझा जा सके। फेस्टिंगर ने अपने इस सिद्धांत में मनोवृत्ति को एक कॉग्निटिव एलिमेंट्स माना जो किसी व्यक्ति, घटना या वातावरण के प्रति एक विश्वास है। फेस्टिंगर का सामान्य मत यह है कि व्यक्ति की भिन्न भिन्न तरह की मनोवृत्तियाँ प्राय एक दूसरे के कंसिस्टेंट होती है और व्यक्ति इन्हीं मनोवृत्तियों के अनुकूल व्यवहार करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति में दो या दो से अधिक कॉग्निटिव एलिमेंट्स एक ही साथ सक्रिय हो जाते हैं जो आपस में विरोधी होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक विशेष मानसिक ऐसी स्थिति में व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस की संज्ञा दी जाती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की अवस्था की मुख्य विशेषता ये है कि इससे व्यक्ति में तनाव एवं अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को डिसोनेंस की स्थिति दूर करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। इस तरह से फेस्टिंगर ने अपने सिद्धांत में डिसोनेंस का प्रयोग दो या दो से अधिक कॉग्निटिव एलिमेंट्स के बीच इनकंसिस्टेंसी बतलाने के लिए किया है। संज्ञानात्मक तत्वों के बीच असंगति जिसे डिसोनेंस उत्पन्न होती है का एक उदाहरण इस प्रकार है। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति यदि यह समझता है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है तो उसे एक डिसोनेंस का उदाहरण होगा। तो यह एक डिसोनेंस का उदाहरण होगा जहां दो संज्ञानात्मक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। पहला संज्ञानात्मक तत्व है मैं सिगरेट पीता हूं तथा दूसरा संज्ञानात्मक तत्व जो पहले संज्ञानात्मक तत्व का विरोधी है, सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है। फेस्टिंगर के अनुसार कॉग्निटिव डिसोनेंस के बीच दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं, रेलिवेंट रिलेशनशिप तथा इररेलिवेंट रिलेशनशिप। जब दो कॉग्निटिव एलिमेंट्स के बीच किसी प्रकार का अर्थपूर्ण संबंध नहीं होता है तो ऐसे संबंध को इररेलिवेंट रिलेशनशिप कहा जाता है। जैसे मेरे पास समाज मनोविज्ञान की 30 किताबें हैं तथा मेरे पास एक कार भी है। ये दोनों संज्ञानात्मक तत्व तो हैं जिनके बीच इररेलिवेंट रिलेशनशिप है क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई अर्थपूर्ण संबंध नहीं है। इररेलिवेंट रिलेशनशिप से तात्पर्य वैसे संबंध से होता है जिसमें संज्ञानात्मक तत्व आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। जैसे मेरे पास दो कार हैं और मेरा मासिक आय 3 लाख रुपया है, एक रेलिवेंट रिलेशनशिप का उदाहरण होगा। रेलिवेंट रिलेशनशिप दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप तथा डिसोनेंट रिलेशनशिप।
कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप में दोनों कॉग्निटिव एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बिना किसी तरह का विरोधाभास उत्पन्न किए व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। जैसे मैं मोहन को पसंद करता हूँ तथा मोहन मेरी कार को प्रतिदिन साफ करता है। ये दोनों संज्ञानात्मक तत्व एक दूसरे के साथ बिना किसी तरह के विरोधाभास उत्पन्न किए व्यक्ति में मौजूद रहते हैं। ये कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स हैं। डिसोनेंट रिलेशनशिप में दोनों डिसोनेंट एलिमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है। जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तथा ये विश्वास कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है डिसोनेंट रिलेशनशिप का उदाहरण है। इसे एक सूत्र द्वारा भी समझा जा सकता है और इस सूत्र के द्वारा इसकी मैग्नीट्यूड को मापा जा सकता है। डिसोनेंस इज इक्वल टू इम्पोर्टेंस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिसोनेंट एलिमेंट्स बाई इम्पोर्टेंस इंटू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स। इस सूत्र से डिसोनेंस की मात्रा के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, डिसोनेंट एलिमेंट्स की संख्या कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स की संख्या से कम होने पर डिसोनेंस कम होता है। कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स की संख्या डिसोनेंट एलिमेंट्स की संख्या से अधिक होने पर भी डिसोनेंस होता है लेकिन कम होता है। डिसोनेंस की मात्रा भिन्न भिन्न कॉग्निटिव एलिमेंट्स के महत्व पर निर्भर करती है। चौथा, जब डिसोनेंट एलिमेंट तथा कॉन्सोनेंट एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन बराबर होता है तो डिसोनेंस की मात्रा मैक्सिमम होती है और ऐसी परिस्थिति में इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। पाँचवा, डिसोनेंट एलिमेंट्स के बीच डिग्री ऑफ डिस्क्रिपेंसी बढ़ने से डिसोनेंस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है या होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि डिसोनेंस की स्थिति व्यक्ति में तनाव, असुखद भाव एवं बेचैनी पैदा करती है, अतः व्यक्ति से दूर करने के लिए प्रयत्नशील होता है। फेस्टिंगर अनुसार डिसोनेंस दूर करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला, किसी एक संज्ञानात्मक तत्व में परिवर्तन कर देने से परिस्थिति दूसरे संज्ञानात्मक तत्व के अनुरूप हो जाती है, फलस्वरूप डिसोनेंस अपने आप दूर हो जाता है। दूसरा, संज्ञानात्मक तत्व के बीच असंवादिता को दूर करने के लिए व्यक्ति सामाजिक वातावरण के कुछ वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। तीसरा, असंवादिता की मात्रा को दूर करने के लिए परिस्थिति में व्यक्ति एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक तत्वों को जोड़ लेता है। फेस्टिंगर के डिसोनेंस थ्योरी के आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण हाइपोथेसिस का निर्माण किया है। पहला, यदि किसी व्यक्ति को उसकी मनोवृत्ति के विपरीत कुछ कहने या करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह अपनी मनोवृत्ति में इस ढंग का परिवर्तन लाता है जो उसके द्वारा किए गए व्यवहार के अनुकूल होता है। दूसरा, अपनी मनोवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने के लिए जितना अधिक दबाव डाला जाता है मनोवृत्ति में परिवर्तन उतना ही कम होता है। उपर्युक्त प्राकल्पनाओं की प्रयोगात्मक सत्यता की जांच करने के लिए फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ 1959 ने एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जो इस प्रकार है। इस प्रयोग में विश्वास के ठीक विपरीत मनोवृत्ति अपनाने के लिए एक परिस्थिति में प्रयोज्य को $1 तथा दूसरी परिस्थिति में $20 दिया गया। तीसरी परिस्थिति को नियंत्रित रखा गया जिसमें किसी तरह का इंसेंटिव नहीं दिया गया। इस प्रयोग के आलोक में 3 तरह के निष्कर्ष पाए गए। पहला, जब व्यक्ति को अपनी मनोवृत्ति के विपरीत कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह डिसोनेंस महसूस करता है जिससे मनोवृत्ति परिवर्तन की संभावना बन जाती है। जब बाध्य करने वाली उत्तेजना अधिक शक्तिशाली होती है तो डिसोनेंस कम होती है और वर्तमान मनोवृत्ति में कम परिवर्तन होता है। बाध्य करने वाली परिस्थिति कम शक्तिशाली होती है तो डिसोनेंस अधिक होता है और वर्तमान मनोवृत्ति में अधिक परिवर्तन होता है। इन तथ्यों की पुष्टि कई प्रयोगात्मक अध्ययनों से हो चुकी है।
हो चुकी है। फेस्टिंगर के सिद्धांत का मूल्यांकन निम्नलिखित गुणों एवं दोषों के आलोक में किया जा सकता है। यह सिद्धांत काफ़ी व्यापक है तथा इसके द्वारा रोल प्लेइंग, इंड्यूस्ड कंप्लायंस तथा डिसीजन मेकिंग आदि परिस्थिति में व्यक्ति होने वाले मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या सफलतापूर्वक होती है। दूसरा, इस सिद्धांत द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन के अलावा मनोवृत्ति निर्माण की भी व्याख्या होती है। तीसरा, इस सिद्धांत द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन की दिशा के अतिरिक्त मनोवृत्ति परिवर्तन की मात्रा का भी पता चलता है। चौथा, ग्रीनवाल्ड एंड रोइन्स 1978 ने अपने रिव्यू में जिसका शीर्षक था 20 Years of Cognitive Dissonance में ये बतलाया है कि इस सिद्धांत ने समाज मनोविज्ञान के भीतर एवं बाहर अत्यंत स्टिमुलेटिंग फोर्स के रूप में कार्य किया, जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू काफ़ी अधिक है। इन गुणों के बावजूद इस सिद्धांत के कुछ डीमेरिट्स भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, इस सिद्धांत का मूल आधार डिसोनेंस है, लेकिन आलोचकों का विचार है कि इस आधार का मापन संभव नहीं है। दूसरा, चैपलिन्स एंड चैपलिन्स 1964 ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस सिद्धांत के समर्थन में जितनी भी प्रयोग किए गए हैं उनमें से अधिकतर मैथडोलॉजिकल एम्बिग्यूटीज या मैथडोलॉजिकल डिफिशियंसी से ग्रसित थे। बेम 1942 ने इस सिद्धांत की आलोचना अपने सेल्फ परसेप्शन सिद्धांत के आधार पर करने की कोशिश की। चौथा, इम्प्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी के समर्थन में टेस्टेड्स्ची एट अल 1971 के अनुसार संगत रहना व्यक्ति का सामाजिक गुण है। संगत व्यवहार के लिए पुरस्कार तथा असंगत व्यवहार के लिए दंड मिलते हैं। इसी से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया भी चलती है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद यह एक जीवित सिद्धांत है। मनोवृत्ति परिवर्तन के अध्ययन और समाज मनोवृत्ति परिवर्तन के अध्ययन के लिए यह अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है और आज भी शोध पत्र में इसकी चर्चा होती है। The whole set of dissonance studies would require accepting tremendous varieties of alternative explanation, whereas dissonance, they are alone explains a large subset of them. Thank you. Any question you can ask me on my WhatsApp number.